Okay, look at the journal entries. See, for purchase, for cash purchase, it is store, ledger to cash and bank. What we used to do in non-integrated, we used to credit with general ledger adjustment account because we cannot use cash and bank there, है ना? तो उसकी जगह पे हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड में नॉमिनल लेजर जो है हमारा कॉस्ट लेजर अकाउंट जो है वो यूज करते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते थे उसकी जगह पे, कैश एंड बैंक की जगह पे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो एंट्री है उसको वैसे ही पास करना है। ठीक है, सिंस इट इज मटेरियल, मटेरियल मीन स्टोर, स्टोर टू कैश एंड बैंक बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट। अच्छा, अगर क्रेडिट पे लिया है, यू हैव नॉट पेड, यू हैव टेकन ऑन क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक की जगह पे क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। सो नॉर्मल एंट्रीज जो हम लोग पास करते थे। ठीक है, अगर स्पेसिफिक जॉब के लिए हम लोग लेते थे जब, तो हम लोग स्टोर में नहीं रखते हैं, डायरेक्ट जॉब पे भेज देते हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड क्रेडिटर और कैश एंड बैंक, मतलब जिस किसी भी हिसाब से आपने परचेस किया है, इफ इट इज ऑन कैश बेसिस तो आपको कैश एंड बैंक लेना है, और इफ इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस तो आपको ट्रेड क्रेडिटर लेना है। ठीक है, सो ये सेम एंट्रीज है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम लोग जहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते थे टू गिव द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द एंट्रीज, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। वी कैन यूज कैश, बैंक, क्रेडिटर, ठीक है, डेटर, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है। बाकी तुम लोग देख लो जनरल एंट्रीज में, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है, सो मैंने एक इमेज आपको भेजा था, लेट्स सी वो डाउनलोडेबल है क्या, तो उसकी हेल्प से वापस से हम लोग समझ पाएंगे। दिस वन। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, whenever the material is purchased, ठीक है, store account debit to cash if it is on cash or bank when it is through check and all, so store account debit to cash or bank or creditor। ठीक है, if you have paid for labor, labor account debit to cash or bank। ठीक है, if you have paid for overheads, so overhead, direct overheads account debit to cash and bank। ये तो पार्ट आता नहीं है जनरली, बट ठीक है। If you have paid any indirect expenses, indirect factory expenses, so factory overhead account debit to cash and bank। If you have paid for administration overhead, administration overhead account debit to cash and bank। If you have paid for selling overheads, selling overheads account debit to cash and bank। Okay, for this we used to use general ledger adjustment account। मैंने बताया था अगर डायरेक्ट परचेस करके जॉब पे यूज करेंगे, डायरेक्ट परचेस करके जॉब पे यूज करेंगे, डायरेक्ट परचेस करके अगर जॉब के लिए यूज करेंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, मींस यू हैव नॉट कीपिंग इट इन द स्टोर, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं। जॉब का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एंट्रीज आर गोइंग टू बी द सेम ओनली। ठीक है, वो एक बार रीड करने के लिए मैं आपको एक बार फॉरवर्ड कर दूंगा, ऐसा एंट्रीज एक बार रीड कर लेना। ठीक है, what is integrated cost accounting system? Under this system, cost and financial accounts are maintained in one place, and the same set of books, it provides data about costing as well as financial accounting purposes। ठीक है, तो आपकी दोनों ही बुक्स रखी जाएंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी और फाइनेंशियल अकाउंट्स की भी। ठीक है, both the accounts will be maintained simultaneously at one place, so that entry of one can be reconciled at the same time with the entries of the other books, so there won't be any differences between the balances। ठीक है, और दोनों एक ही साथ में प्रिपेयर हो रहा है, बट मतलब आप फाइनेंशियल टर्म्स भी यूज कर सकते हैं और कॉस्टिंग के टर्म्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंस है, आपको नॉन इंटीग्रेटेड में जो अकाउंट बनाते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो आपको यहाँ पे नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक स्टोर है, सेल्स है, परचेज है, स्टॉक है, वर्किंग प्रोग्रेस है, ये सारे कंट्रोल लेजर्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे भी सेम मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इंटीग्रल सिस्टम हैज द फॉलोइंग फीचर, इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो बोला है यहाँ पे कॉस्ट लेजर मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की बात करें, जिसको नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। You are not required to prepare general ledger adjustment account. Various subsidiary ledgers like store ledger or WIP, finished ledger are maintained as is done in the non-integrated accounts. मतलब other than cost ledger आप बाकी के सारे ओपन करेंगे। स्टोर मतलब मटेरियल के लिए, WIP is for production, finished goods is for completed or finished goods. Okay, सारी चीजें हम लोग को प्रिपेयर करना है as we used to do it in non-integrated cost accounting system, except one change. What is the change? Here we are not required to prepare cost ledger control account, that is general ledger adjustment account, that is nominal ledger control account, ठीक है। ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह से, और ना ही क्वेश्चन में सामने से दिया होगा कि इसको प्रिपेयर करो, और ना ही वो लोग बैलेंसेस दिए होंगे। ट्रायल बैलेंस दिया होता था, ट्रायल बैलेंस में आपको जनरल लेजर दिया होता है, तो उससे पता चलता है कि ये क्या है। मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन दिखा के कैसे पता चलता है कि ये नॉन इंटीग्रेटेड है। वो तो ऊपर वो मेंशन करते हैं समटाइम्स, लेकिन मेंशन करे या ना करें, आपको क्या करना है वो याद रखना है कि जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, वो सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड में बनता है, वो वहीं का स्पेशल अकाउंट है, और वो इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप क्या कर सको, उसका सेकेंड इफेक्ट दे सको, ठीक है। ओके, एडवांटेज क्या है, आपको रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है? क्योंकि आप एक ही साथ में दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे दोनों में डिफरेंसेस आ सकता है ना। देयर इज नो रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड। वहां पे सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट डिफरेंटली, ठीक है, वो एक जगह पे रखा जाता है, एक जगह पे रखा जाता है, तो दोनों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, दोनों के रिकॉर्डिंग सिस्टम में डिफरेंसेस हो सकते हैं, और दोनों में रिकॉर्डिंग में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से रिकंसिलेशन लगता है कहाँ पे, नॉन इंटीग्रेटेड में। इट इज लेस कॉस्टली क्योंकि एक ही बार रखना पड़ता है आपका अकाउंट, दो दो बार रखने की जरूरत नहीं। फ्रॉम डेटा होता है, दोनों ही डेटा आप एक ही साथ में रख रहे हो, तो आप डेटा एक ही बार में, आपको कॉस्ट का डेटा चाहिए तो भी मिल जाएगा, फाइनेंस का डेटा चाहिए तो भी मिल जाएगा आपको। कोऑर्डिनेशन हो जाएगा दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, है ना, क्योंकि दोनों एक ही जगह, दोनों बुक साथ में रखी जा रही है। रिलायबल है, क्योंकि रिलायबल है मतलब यहाँ पे आपको किसी से डेटा लेना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये जो सेट ऑफ बुक्स है, आपको किसी से डेटा नहीं लेना पड़ रहा, आप साइमल्टेनियसली दोनों जगह एंटर कर रहे हो, है ना। इट प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एज करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट डेटा इज ऑटोमेटिकली चेक, ठीक है। सेम टाइम पे आप दोनों चेक कर ले रहे हो कि करेक्ट है या नहीं डेटा, तो इस वजह से क्या होता है, रिलायबल डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर अभी क्या, बेटर कंट्रोल, यूजर फ्रेंडली, मैकेनाइज्ड, मतलब आप मैकेनिकल अकाउंटिंग कर सकते हो, मैकेनाइज्ड कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल हो सकता है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, दैट इज ऑल नॉर्मल। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी पूछा नहीं है, बट यस आपको इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर पूछ सकता है। इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर पूछेगा तो आपको उसके फीचर्स लिखने पड़ेंगे डेफिनेटली। से पूछा है एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसके फीचर्स आपको थोड़े बहुत, उसके एडवांटेज वगैरह सब लिख के आप थोड़ा कंसाइज करके इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन इधर से पूछा नहीं जा सकता। और एक है डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, आप देखोगे तो डायरेक्ट क्या किससे स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर है ऑल दो ये, लेकिन मतलब इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड में तो पहला इंटीग्रेटेड ही आता है, हमने ऑलरेडी नॉन इंटीग्रेटेड के साथ स्टार्ट किया था। जितना थ्योरी है वो इसी में है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है सिवाय उसके एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, और ये उसकी जर्नल एंट्रीज है, मेरे पास है, इसकी नोट्स बनी हुई, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। टिल देन हम लोग ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हम लोग को लगता है कि हो है इसमें, जो कि प्रीवियस वाले सिस्टम में नहीं था, तो वो हम लोग एक बार देखेंगे। मेरा ये कहाँ चला गया क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन तुमको भी भेजा हुआ है, ये थोड़ा जूम हो गया क्या, नहीं ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है आई होप, ठीक है। ओके, generalize the following transaction assuming that cost and financial records are integrated. Integrated का मतलब क्या होता है, दोनों साथ में प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, that is integrated cost accounting system.
ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्या दिया है आपको, रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज मतलब कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पे, बताओ मुझे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। है ना, परचेज दिया है और एक्चुअली वहां पे दिया नहीं है कि कैश पे है कि क्रेडिट पे, देखो नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से एजम्पशन उसका कर सकते हैं कि इट इज कैश और क्रेडिट। ठीक है, ओके। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ जर्नलाइज करना था, तो अपने हिसाब से आप जर्नलाइज कर सकते हो। लेजर बनाना होता तो पता होना चाहिए था कि कैश में जाएगा, कैश बैंक में जाएगा, या फिर वो कहीं और जाने वाला है, क्रेडिटर में जाने वाला है। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। मटेरियल आपने प्रोडक्शन में इशू किया है, देखो ये सब एंट्री तो सेम होने वाली है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगी, जैसा वहां पे था वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। मटेरियल कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन में। व्हाट इज द एंट्री, कोई बोल रहा है क्या? WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। ओके, WIP टू स्टोर, करेक्ट है ना। नेक्स्ट है वेजेस पेड, जिसमें से 30% इनडायरेक्ट है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले तो वेजेस पे करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, यहाँ पर हम लोग कैश एंड बैंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, और फिर वेजेस को क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट का कहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट का कहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, बताओ। डायरेक्ट कहाँ जाएगा और इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जो वेजेस है आपके वो कहाँ जाएंगे, और इनडायरेक्ट वेजेस आपके कहाँ जाएंगे। और वैसे आपको नीचे दे दिया है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, अलग से दिया है। ठीक है, वो भी है। और आई थिंक ऊपर वाले का भी आंसर आपको सेम ही आएगा अगर आप देखेंगे तो। कितना है, 130 है, एक्सेल देता हूँ, 1,20,000 है ना। ओके, तो 1,20,000 में से आपका 30% जो है वो इनडायरेक्ट है, तो और उसके बाद में सिर्फ वेजेस पेड की यहाँ पे एंट्री पास करेंगे अगर, तो यहाँ पे ध्यान देना 30% क्या है आपका, इनडायरेक्ट है। 30% इनडायरेक्ट है, मतलब वो कहाँ पर जाएगा आपका, डायरेक्टली आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना चाहिए। ठीक है, और जो बचे रहेगा वो तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस में ही बचा रहेगा। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन अलग से दिया है आपको। ठीक है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन अलग से दिया है, यहाँ पे देखिए, और वो अलग अमाउंट है। अगर मैं 1,20,000 का ले भी लूँ 70%, तो भी आपको अमाउंट जो है वो डिफरेंट आएगा, 84,000 आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो 95,000 दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन की एंट्री यहाँ पे पास करना है। ठीक है, ये अकाउंट जो है वो टैली नहीं होगा, वेजेस का जो है अकाउंट टैली नहीं होगा। एक एक्सेल लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं एक एक करके, तब आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड, जैसे फॉर्मेट ले लेता हूँ सो दैट ये हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो ये आपका हो गया जर्नल एंट्री का, मैंने एक जगह फॉर्मेट ले लिया है। नंबर 1 तो एंट्री भी यहाँ पे पास है, किया हुआ है। रॉ मटेरियल परचेस की एंट्री है, तो मटेरियल वर्ड यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टोर लेजर टू कैश एंड बैंक। ठीक है, और यहाँ पर 2 लाख एंट्री आप पास कर लेंगे। ठीक है, बीइंग मटेरियल परचेस, सेम नरेशन आपको वहां पे भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट entry is for direct material issued to
प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर है, कितना है 1,50,000, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री। कंप्लीट। थर्ड पे जाएंगे, व्हाट इट सेज, वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट है, तो इसको आप ऐसे एंट्री पास कर सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस की जगह पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं फैक्ट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू पे किया है तो कैश इन बैंक, ठीक है। सर हम लोग प्रीवियस की तरह एंट्री पास कर सकते हैं क्या? यस, आप वहां से भी पास कर सकते हैं, ठीक है। टोटल इज 1,20,000 और उसका 84,000 एंड 36,000 आया था, करेक्ट। तो 36,000, 84,000, ठीक है। और अगर आपको ऐसे पास करना है इसकी एंट्री, वापस से देख लो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक, ठीक है। कितना है 1,20,000, 1,20,000 एंट्री पास किया आपने, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस जो है वो प्रोडक्शन में जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस, है ना। ये एंट्री भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत की मैं आपको बात बताता हूँ। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्री का आपको दिया है कि कितना है वो 36,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो दिया है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन इज 95,000 बराबर, यहाँ पे है अमाउंट, तो आपको वही अमाउंट यूज करना है। अगर आप पहले की तरह एंट्री पास करना चाहते हैं तो स्प्लिट करके, ठीक है। और वेजेस का अकाउंट टैली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जितना आपने वेजेस इनकर किया है उससे ज्यादा आपको क्या आ रहा है उधर पे, लॉस होगा या तो फिर इनकम होगा वहाँ पे, ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा, खैर वो जब अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे। यहाँ पे एंट्री मेरे ख्याल से आपको ये सिंपल सी एंट्री है, अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, फैक्ट्री वेजेस लिखेंगे टू कैश इन बैंक। ये एंट्री मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है इस पॉइंट पे। बाकी अदर देन दैट हम लोग का हमेशा चार्ज वगैरह जो होता था सेम होता था, ठीक है। तो तब हम लोग ने कभी भी इतना सोचे नहीं कि कौन सा अमाउंट लेना है करके वहां पे, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको वैसे ही करके उसको छोड़ दो। एंट्री को जितना आपका इनडायरेक्ट है उसको, इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री में, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वेजेस में, और डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट किस में जाता है, WIP में जाता ही है। नेक्स्ट एंट्री देखो वही है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, जब वेजेस प्रोडक्शन में चार्ज होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट वेजेस, मैंने ऊपर वर्ड यूज किया है तो आप डायरेक्ट वेजेस ही यूज करना, या वेजेस अगर ऊपर वर्ड यूज करोगे तो यहाँ पे वेजेस ही यूज करना,
एक जैसे वर्ड आपको यूज करने 95,000 95,000 ठीक है। तो वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है, ये वाली एंट्री है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। सो वेजेस जो है प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस या डायरेक्ट वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब ये वाली एंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसी को बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को बोलते हैं। तो एंट्री क्या होगी फिर, चलो बोलो, बहुत सोली है तुम लोग। फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश एट बैंक। फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश और बैंक, वेरी गुड। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर, सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड किया आपने, इनकर्ड है, पेड है, जो भी है, क्या है आपका 84,000 है, तो 84,000 लिख दो वहां पे। ठीक है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, कौन सी एंट्री है देखो ये, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, यही एंट्री है। क्या एंट्री आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, and the amount is 92,000। okay, this is fixed one। then we have selling and distribution cost, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कॉस्ट, मतलब यहाँ पे आपको कंसीडर करना है एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। सो कौन सी एंट्री है ये, दिस इज द एंट्री सेलिंग एंड ओवरहेड्स की। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या फिर कॉस्ट, ठीक है, जो आपको नाम लिखना है, कैश एंड बैंक, कितना है 20,000। 20,000 है, ओके। नंबर 8, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की एंट्री पास करनी है आपको, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट की, कौन सी एंट्री है बताओ मुझे, हम लोग पास कर चुके Finish हैं। debit to कहाँ से आएगा फिनिश at गुड्स में, work in progress, no sir? वेरी गुड, हाँ, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, how much it is 2 lakh। नाइन, इट इज सेल्स, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री क्या है, सेल्स की एंट्री बताओ, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे कहाँ है, सेल्स है, ये एंट्री है,
ये वाली एंट्री है सेल्स की। किसको करते हैं सेल्स? डेटर्स सर। ऐसे इससे पहले हम लोग डेटर वर्ड यूज नहीं करते थे, क्या करते थे? जनरल लेक्चर। जनरल लेजर। जनरल लेजर यूज करते थे हम लोग, है ना। तो यहाँ तो हम लोग नॉर्मल एंट्री पास कर सकते हैं, सेल्स की पास करेंगे। क्या सर हम लोग सेल्स की जगह पे कॉस्टिंग लेजर, मतलब कॉस्टिंग जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो यूज कर सकते हैं? यस बेटा, आप यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली सेल्स विल बी गोइंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ जनरल लेजर का ख्याल रखना आपको, डिफरेंस जो है दोनों के बीच में यही है। तो डिफरेंस का ख्याल रखना कि आप डेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो डेटर यूज करो, ठीक है। वहां पे नहीं यूज कर सकते हैं तो वहां पे हम लोग नहीं यूज करते। ओके, ये तो कोई एंट्री नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और वैसे भी नील है तो ये नो एंट्री आएगी, ठीक है। और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से तुम लोग को पैसे मिले हैं, बोलो बचपन में एंट्री पास करते थे तुम लोग, रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री क्या पास करते थे? बोलो, जल्दी बोलो। रिसीव किया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? डेटर्स अकाउंट। कैश बैंक में सर। हाँ, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, वेरी गुड। चलो, Debtors account. कैश एंड बैंक अकाउंट टू डेटर, सिंपल। 69,000, 69,000, ओके। 12 पेमेंट टू क्रेडिटर, चलो पेमेंट की एंट्री बताओ, क्रेडिटर को पेमेंट किया है, सिंपल एंट्री। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। Cashback. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तुमको ऐसा फीलिंग आ रहा रहेगा कि हम लोग एकदम 11th क्लास में हैं और हम लोग जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, क्या कर हाँ सकते सर। हैं। ऑलमोस्ट जनरल एंट्रीज तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करती, वैसी की वैसी रहती। दी ओनली डिफरेंस इज कि इससे पहले नॉन इंटीग्रेटेड आ जाता था, तो नॉन इंटीग्रेटेड इफ यू से दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्चुअली। तो थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं अच्छे से और इसका कम कर देते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या आता है अगर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट होता तो? नहीं आता ना एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक का बेटा एंट्री नहीं कहाँ आता आता है? क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं आता है, है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज समथिंग जो आपको लिखा जाता है अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री नहीं आएगी, मैंने आपको बताया ना, ओपनिंग की आएगी ना क्लोजिंग की आएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग का आपका एसेंस क्या है, क्यों क्या इंपॉर्टेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की? आपको अकाउंट बनाने के लिए यूज होता है, लेजर प्रिपरेशन जब होता है तो वहां पे वो यूज होता है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के लिए यूज होता है। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, ये हटा देते हैं, वो डिलीट कर देते हैं। मैंने इसलिए पहले ये बोला कि आपको नो एंट्री है, और फिर मैंने आपको बोला वैसे भी अमाउंट नहीं है, तो वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अमाउंट होता तो भी कोई एंट्री पास नहीं करते हम लोग एनीवेज। ओके, नाउ टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप बताइए। नो सर। No, sir. And more or less you are already aware that the system is same. The only thing is this is much easier, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैश एंड बैंक और डेटर वगैरह फ्रीली आप जो भी टर्म है जनरल एंट्रीज के वो यूज कर सकते हैं। और नाउ वी आर कंपैटिबल विद स्टोर्स, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, हम लोग ये सारे वर्ड्स के साथ कंपैटिबल हो गए, ठीक है। जो जो न्यू थिंग थी वो हम लोग ने नॉन इंटीग्रेटेड में देख लिया, इंटीग्रेटेड में इतना ही रहता है इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं। इंटीग्रेटेड में अगर लेजर पूछा जाए, ठीक है, तो देखो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड दोनों साथ में आता है एग्जाम में, एक जर्नल होता है एक लेजर होता है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम लोग जर्नल के लिए जाओ, ठीक है। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो आप लेजर प्रिपरेशन कर सकते हो,
अगर नॉन इंटीग्रेटेड का आपको याद होगा तो उसका लेजर प्रिपरेशन कितना लेंदी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो भूल जाओ, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में तो हम लोग फिर भी अपन जनरल लेजर यूज कर लेते थे कई सारे अकाउंट के लिए, एक कॉमन था। यहाँ पे उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये एक और एक चैलेंज है आपके लिए कि इंटीग्रेटेड में लेजर प्रिपरेशन जो है बहुत लेंदी होता है, बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, ठीक है। ये था आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट का स्टॉप शेयरिंग करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो समझेगा मुझे। ओके, so link is forwarded. I will stop sharing and stop recording.